why the role of president is being discussed? Why is it said कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ही ये इनॉग्रेट करना चाहिए था? आपको मैंने एग्जांपल्स दिए 1 2 3 4। अगर ये एग्जांपल्स करेक्ट है तो अपोजिशन का जो प्रोटेस्ट है वही अपने आप में लाजमी नहीं है, वैलिड नहीं है। अगर वो वैलिड है तो फिर उनको ऐसा कराना नहीं चाहिए था, उनको पहले खुद को करेक्ट करना चाहिए था। और अगर प्रेसिडेंट का ही राइट है तो थ्रू आउट प्रेसिडेंट का राइट होना चाहिए। अब आज जो अपोजिशन कह रही है कि प्रेसिडेंट का राइट है, तो क्यों कह रही है? उसका रीजन ये है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट के राइट्स है और जो प्रेसिडेंट का रोल है, जो प्रेसिडेंट के का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसको अपोजिशन पार्टीज भी साइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंटेल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इमरजेंसी एंड मिलिट्री पावर्स। ये वो पावर है जो प्रेसिडेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेटिव यानी जो संसदीय है वो भी, जो फंक्शनल एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इन सब की हेड भी प्रेसिडेंट है। जुडिशरी यानी कोर्ट्स, ये पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी भी हेड वही है। इमरजेंसी और मिलिट्री जो पावर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट के पास है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट में है। अगर ऐसा ही मान लिया जाए तो इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में people are supreme, while the president has all the authority on paper. It's people who have the right to decide what will happen in this country, and they elected their representative in the prime minister. और इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को राइट देता है। व्हाई? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। And in democracy, people are supreme. So people decide what will happen as far as executive, legislative, judiciary, emergency and military services are concerned. So according to constitution, all these powers, ये सारी powers जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट पॉइंट, द लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडेड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, संसदीय अधिकार हैं राष्ट्रपति के, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही वो हेड करती हैं या करते हैं। इन आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेड देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज, काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज राज्यसभा and house of people that is Lok Sabha. And that's why I'm saying जो पार्लियामेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ऑपोजिशन का कि पार्लियामेंट जो है वो तीन बॉडीज का से मिला हुआ है, से मिलकर बनता है। पहला प्रेसिडेंट एंड दूसरा राज्यसभा एंड थर्ड लोकसभा, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनता है। और इसी बात पर वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट की हेड प्रेसिडेंट है तो फिर प्रेसिडेंट को इनॉग्रेट करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव द राइट। It further says, Article 74 of the Constitution, there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall, in the exercise of his or her functions, act in accordance with such advice, provided that the President may require the Council of Ministers advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनके एडवाइस पे काम करेंगे, और जो भी वो एडवाइस देंगे वो उसको फॉलो करेंगी या करेंगे, और इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको दोबारा से गवर्नमेंट को भेज सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही करेंगी या करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजन का, और जिसको ऑपोजिशन साइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये सिंपल वर्ड में ये होता है कि प्रेसिडेंट इज द कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट। पहली बात, पार्लियामेंट
अगर सिस्टम चलना है तो उसके कस्टोडियन यानी उसको चलाने वाली जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट। हमारे देश को भले ही प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, लेकिन जो सिंबॉलिक स्टेट हेड है वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब फ्लिप क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मैं अब बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर ये सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे इनॉग्रेट कर रहे हैं? हियर कम द रियल स्टोरी, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने भी कुछ किया, राजीव गांधी ने भी कुछ किया, पीवी नरसिम्हा राव ने भी कुछ किया, अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर इन सारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, और अब नरेंद्र मोदी भी करने वाले। वो क्या है? द प्राइम मिनिस्टर बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ये तो बताता है कि दैट हु विल हैव द पावर टू कंट्रोल पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता दैट हु विल हैव द पावर, हु शैल हैव द पावर्स टू टेक डिसीजंस विथ रिगार्ड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर पार्लियामेंट। अब यहां पर आकर की है कि पार्लियामेंट तो समझ गया कि पार्लियामेंट की हेड प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पार्लियामेंट से रिलेटेड, उसके बारे में कौन डिसाइड करेगा? और ये ग्रे एरिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके बारे में कुछ नहीं कहता। अब प्राइम मिनिस्टर का रोल क्यों आता है? प्राइम मिनिस्टर बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क अंडर हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कार्यपालिका के हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। ऐसे में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं और उन्हीं के अंडर, उन्हीं के ऑर्डर्स पे काम करते हैं। अब ये इनमें वो भी डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं जिनका काम पार्लियामेंट का देखरेख, पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन, पार्लियामेंट का रिनोवेशन, पार्लियामेंट से जुड़े स्ट्रक्चर को बनाना, उनको हैंडओवर करना, उनको देखना, वो भी है। So to decide on the construction, handing over and inauguration of such buildings, the decision by this logic falls under the administrative control of the government, and the prime minister being the head of the state automatically is entitled to take a call. क्योंकि सारे डिपार्टमेंट ही उनके अंडर में आ रहे हैं और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हैंडिंग ओवर हो, चाहे वो फाउंडेशन लेइंग फंक्शन हो, या फिर इनॉग्रेशन ऑफ द बिल्डिंग क्यों ना हो, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। इसीलिए ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास आता है। तो वाइल प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट, यहां बात पार्लियामेंट की नहीं बल्कि पार्लियामेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का रोल आ जा रहा है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा की फैक्टर है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि क्यों, व्हाई द प्राइम मिनिस्टर हैज कम इनटू पिक्चर। सो गोइंग बाय दिस, टेक्निकली while the president is the supreme boss of parliament, practically there is no bar on, or there is anything wrong in what Prime Minister Narendra Modi is doing. And if Prime Minister Narendra Modi is deciding to inaugurate the new parliament house, there is nothing that stops him. यानी टेक्निकली भले ही राष्ट्रपति हो, पार्लियामेंट संसद की सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, ये सारे अधिकार उनके पास हो, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। इसलिए टेक्निकली प्रैक्टिकली वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, उनको ये अधिकार है कि वो इनॉग्रेट करें, क्योंकि इनॉग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है। कोई डिसीजन पार्लियामेंट को लेकर या पार्लियामेंट के सैंक्टिटी को लेकर नहीं लिया जा रहा। सो इन सिंपल टर्म्स, इफ यू टॉक अबाउट द कॉल एज टू व्हाट हैपेंस इन पार्लियामेंट इज टू बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट, but the call as to what happens to the infrastructure related to parliament is the call that the prime minister has to take. So जो संसद के भीतर हो रहा है उसको लेकर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन संसद के बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो रहा है उसको कौन डिसाइड करेगा? प्राइम मिनिस्टर। ये है एक सिंपल सी थियरी, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। और ये सारा बवाल कि क्या प्रधानमंत्री को अधिकार है या नहीं है, ये बेमाने हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें तो फिर राष्ट्रपति भी इनॉग्रेट कर सकती थी अगर प्रधानमंत्री चाहते तो। जैसे वाजपेयी के टाइम में प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, लेकिन उन्होंने चाहा कि राष्ट्रपति इनॉग्रेट करें तो के आर नारायणन ने इनॉग्रेट किया। अगर मोदी साहब चाहते कि नहीं राष्ट्रपति इनॉग्रेट करें तो वो कर सकती थी, लेकिन अगर पीएम ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट डिसाइड किया कि पीएम ही करेंगे, तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये पूरा जो प्रोटेस्ट है और डिस्प्यूट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स अ डबल स्टैंडर्ड एज फार एज द ऑपोजिशन, स्पेशली द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। और कांग्रेस पार्टी अपने स्केल में सारे ऑपोजिशन पार्टी को उलझा रही है और 19 ऑपोजिशन पार्टी इस झांसे में आ गई हैं। नतीजा ये कि इस पर बवाल हो गया कि इस पार्लियामेंट हाउस में के इनॉग्रेशन में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कांग्रेस रिजीम में हो रहा था और कांग्रेस पार्टी सिस्टमैटिकली सब कुछ भूल गई, बिकॉज दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंडल्जिंग इन सेलेक्टिव अमनेजिया। जो दिखाई देना चाहे वो दिखते हैं, जो नहीं देखना चाहते हैं वो नहीं देखते उसको। So morally as well, Congress has no valid reasons to protest because they did not honor the president when they were in the power. So today expecting BJP to honor the same thing is like talking in two different voices. Nothing shall change. Nothing shall change. Prime Minister will certainly inaugurate the building on Sunday, चाहे opposition parties कुछ भी बोले, क्योंकि उनके opposition का जो foundation है वही weak है. And that's where the whole controversy stands. जो चीजें मैंने बताई आपको ना कि ये आखिर बवाल क्यों है, क्या पार्लियामेंट से जुड़ी हुई बात है इसलिए बवाल है, या पार्लियामेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बात है। जब आप पढ़ते हैं, रिसर्च करते हो, आपको पता चलता है कि आखिर प्रॉब्लम है कहां, क्यों गवर्नमेंट सही, क्यों अपोजिशन गलत, क्यों अपोजिशन सही, क्यों गवर्नमेंट गलत। इसको डिसाइड करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें रिसर्च बहुत टाइम लगता है रिसर्च में। और अगर आप लोग ऐसे वीडियोस को नहीं प्रमोट करेंगे, दूसरे वीडियोस को आप लोग जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, मेरे इतने बड़े गैप के बाद भी आप लोग जितना कुछ कर रहे हैं, जितना कुछ देख रहे हैं, दैट इज वेरी इनकरेजिंग। आई वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू, जब मैं इस तरह के वीडियोस देकर रहा हूं, खास करके पॉलिटिकल टॉपिक जिन पर आई हैव हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और कमांड, और मैं बहुत साल से पॉलिटिकल जर्नलिज्म में ही स्पेशलाइज करता रहा हूं, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपको पर्सनली टच करते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गलत कुछ हो रहा है, वैसे जब टॉपिक को आप उठाते हैं तो आप बीच में छोड़ नहीं सकते, तो वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन जो आपका कोर एरिया है, जो मेरा कोर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, या जिसको मैं ज्यादातर फॉलो करता रहा हूं, दैट इज पॉलिटिकल जर्नलिज्म, और उसमें आई हैव बीन वेरी गुड एट। अब ये बात और है कि जब से मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया हूं तो मैंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चीजों को नहीं किया, बट एज अ टाइम, क्योंकि अब अगले साल इलेक्शंस भी है, विल बी टॉकिंग मोर अबाउट पॉलिटिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग आइए, और आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो दूसरे लोग नहीं बताएंगे, किसी ने नहीं बताया होगा कि आपको कि ये फंडामेंटल प्रॉब्लम हो क्यों रही है, और प्राइम मिनिस्टर किस चीज के कारण ये इनॉग्रेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि क्यों प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और क्यों प्राइम मिनिस्टर सही है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम एंड इन सिंपल टर्म्स एक्सप्लेन कि क्या चीजें क्यों हो रही हैं, और गवर्नमेंट और अपोजिशन क्या चीजें क्यों कह रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मे बी इट इज अ बायस्ड ओपिनियन दैट आई हैव एट टाइम्स इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। नो, इट इज नॉट अबाउट, or in favor of BJP. No, it is not about BJP. It's about the administrative system of governance. तो जो गवर्नेंस का सिस्टम है मैं वो आपको बताऊंगा। अब जो पार्टी रूल में रह रही है, अगर वो उसके फेवर में जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी के फेवर में बोल रहा हूँ। कल हो सकता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनको लगेगा कि मैं शायद उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। जो फैक्ट्स है वो दैट दोज फैक्ट्स विल रिमेन, और जो फैक्ट्स नहीं है दे विल ऑलवेज गो अवे। सो I try to do as much research as possible to bring a complete picture in front of you. My only request is please do promote these videos also, because as you promote other videos, and watch them as you watch other videos. So that's what my request is.
I hope that you like the video because this is a very interesting and detailed video that I have done. There will be a video which will be complete available to you, but there shall also be video which will be topic based, which I am doing, so that the duration comes down and it becomes easier for you to watch the video. And that is working also. So a lot of people want the shorter version of the videos because they don't want to see such a longish 1.5 hour or 1 hour videos. It becomes too much actually. I can understand that. तो मैं उनके बेनिफिट में इसको बांट भी देता हूँ टॉपिक वाइज और वैसा ही करता रहूंगा. लेकिन आप लोग प्लीज डू वॉच सच वीडियोस एंड ऑल्सो टेल मी एंड गिव मी योर फीडबैक कि आपको कैसा लगता है, क्या आपको कोई कमी लगती है वो भी बताइए, आपको ऑब्जेक्शन है तो वो भी बताइए, लेकिन दायरे में रहकर. अगर आप दायरे में रहकर बात करेंगे तो आई एम मोर देन विलिंग टू डिबेट इट ऑल्सो, प्रोवाइडेड यू डू नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल. बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर जाते हैं और फिर वो बहुत पर्सनलाइज हो जाता है. फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप उनको ब्लॉक करें, क्योंकि आप कितना आर्ग्यू कर सकते हैं. एंड ऑफ द डे कोई पर्सनल फाइट तो है नहीं. इट्स जस्ट अबाउट one journalist coming and talking to you and you having an opinion. So there's nothing personal about it. But कई बार ऐसा लगता है मुझे कि शायद सोशल मीडिया पे लोगों को लगता है कि लाइन क्रॉस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे ऐसे लोगों को फर्क पड़ता है और जब तक आप उस लाइन को क्रॉस नहीं करते, आई एम फ्री एंड रेडी टू डिबेट विथ यू as much as possible because you are debating it in a very sensible and logical manner. So try to do that and I'm available to speak to you.